हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि अक्सर आप एग्ज़ाम में देखते होंगे कि इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें कि बालक को केंद्र में रखा जाता है। ठीक है, इसमें बालक को हमेशा केंद्र में रखा जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में, जिसमें कि बालक की रुचि, बालक की किस चीज़ में रुचि है, उसकी प्रवृत्ति, उनकी प्रवृत्तियों पर, और इसके साथ ही साथ उसकी क्या क्षमता है, इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही बालक को शिक्षा प्रदान की जाती है। जिसमें कि व्यक्तिगत जो शिक्षा होती है इसमें इसका काफ़ी महत्व होता है, और इसके साथ ही साथ दैनिक जीवन की जो कठिनाई होती है उसको दूर करने में भी बाल केंद्रित शिक्षा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है बाल केंद्रित शिक्षण के उद्देश्य। अब हम इनके उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बालक का चहुमुखी विकास। ठीक है, बालक का चहुमुखी विकास करना ही बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है। इसके साथ ही साथ इसमें चहुमुखी का मतलब क्या हुआ, मतलब कि बालक के सर्वांगीण विकास से ये संबंधित होता है कि इसमें कि बालक के विभिन्न पक्षों का विकास हो सके, इसे ही चहुमुखी विकास कहते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर में है बालक का हस्तपरक गतिविधि, यानी कि बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा हस्तपरक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करना। हस्तपरक गतिविधि, ठीक है, इसके माध्यम से बालक को शिक्षा प्रदान करना। और जिसमें कि आपने गीजू भाई के बारे में सुना होगा। गीजू भाई, इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा में काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा में कि इन्होंने शिक्षा के बारे में समझने के लिए और उसको क्रियान्वित करने के लिए इन्होंने कुछ पुस्तक और पत्रिका को प्रकाशित किया है, जिसमें कि इसमें बाल साहित्य, इन्होंने बाल साहित्य के बारे में बाल साहित्य और जिसमें कि शिक्षा शास्त्र, फिर किशोर साहित्य से संबंधित है। इसके साथ ही साथ इसमें मोंटेसरी जो है, भारत का मोंटेसरी शिक्षा, इसमें मोंटेसरी शिक्षा भी विकसित करने में काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिसमें कि 1920 ईस्वी में पूर्व प्राथमिक स्कूल खोला, और इसका जो नाम था वो नाम रखा बाल मंदिर। ठीक है, विश्वविद्यालय का नाम रखा गया बाल मंदिर। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे इसमें महत्वपूर्ण योगदान है जॉन डीवी का, जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। और इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा के लिए इन्होंने त्रिविमीय प्रणाली, ठीक है, इन्होंने त्रिविमीय प्रणाली को इन्होंने दिया है, जिसमें कि इन्होंने बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये तीनों इसमें आते हैं। और जॉन डीवी ने लैब विद्यालय, यानी कि जॉन डीवी जो थे इन्होंने लैब विद्यालय इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और ये इससे काफ़ी समर्पित थे, यानी कि इन्होंने लैब विद्यालय का काफ़ी समर्थन किया है प्रगतिशील शिक्षा में।
अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है बाल केंद्रित शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं, आइए अब उनको हम समझते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे पहले तो होता है बालकों को समझना। अगर बालक को अच्छी तरीके से शिक्षक समझ जाते हैं तभी उनको अच्छी तरीके से वो शिक्षा प्रोवाइड कर पाते हैं, जिसमें कि बालक का जब तक व्यवहार एक टीचर नहीं जान पाएंगे तो उनको फिर शिक्षा प्रदान करना काफ़ी मुश्किल है। बालक का व्यवहार, उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को भी ध्यान में रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही साथ उनका मानसिक स्तर क्या है, ये भी ध्यान में रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, बालक का मानसिक स्तर। इसके साथ ही साथ बालक का व्यक्तित्व, यानी कि बालक का व्यक्तित्व क्या है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सभी बालक एक समान नहीं होते हैं, सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही बालक को शिक्षा प्रदान करना ये एक टीचर का कार्य होता है। ठीक है, ये बाल केंद्रित शिक्षा का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है शिक्षण विधि, यानी कि किन किन शिक्षण विधियों को हम अपना सकते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में हमेशा वास्तविक समस्या यह है कि कैसे पढ़ाया जाए, यानी कि शिक्षण विधि में टीचर के सामने हमेशा ये समस्या रहती है कि बच्चों को आखिर पढ़ाया जाए तो कैसे पढ़ाया जाए ताकि वो उसको बेहतर तरीके से सीख सकें। तो इसमें सीखने की प्रक्रिया, विधि और क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं, क्या क्या इसकी हानि हो सकती है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर शिक्षक जो होते हैं बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं कि वो विभिन्न पहलुओं से पहले तो वो परिचित होते हैं कि क्या उनको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही वो शिक्षण विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें कि शिक्षण विधि को प्रयोग में लाते समय हमेशा उनको बाल मनोविज्ञान का, हमेशा कहा जाता है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर ही उनको शिक्षा प्रदान करें। बाल मनोविज्ञान हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा की ओर जोर देता है। ठीक है, इसलिए इनके आधार पर ही बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है मूल्यांकन और परीक्षण। अब आइए हम इनके बारे में जानते हैं। मूल्यांकन से परीक्षार्थी की उन्नति का पता चलता है। पहला बात तो अगर मूल्यांकन किया जाता है तो विद्यार्थी जो हैं उन्होंने कितनी उन्नति की है या फिर और किन किन चीज़ों में उनको और सहयोग की आवश्यकता है कि किन तरीके से उनको पढ़ाया जाए ताकि अधिक उनका उन्नति हो। तो इससे मूल्यांकन से पता चलता है, जिसमें कि बालक की सफलता का, असफलता का, है ना, मूल्यांकन से ही पता चलता है कि बालक कितने सफल हुए हैं या वो कितने असफल हुए हैं या उसमें कितने परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ उससे ये पता चलता है कि इसमें क्या क्या और परिवर्तन किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चलती हैं, जिसमें कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन पर काफ़ी जोर दिया जाता है, जिसमें कि बालक को अच्छी तरीके से शिक्षा प्रदान की जा सके, जिसे हम CCE भी कहते हैं। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसका अर्थ होता है कि बालक जो है, यानी कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन ये प्रणाली होती है। ये सतत मूल्यांकन जो है ये हमेशा विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली होती है, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्षों का इसमें मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों के विकास का इसमें सभी पक्ष, ठीक है, चाहे वो शैक्षिक हो या अशैक्षिक हो, इसमें सभी पक्षों का, शैक्षिक या गैर शैक्षिक सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है पाठ्यक्रम का स्वरूप। तो पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके, जिसमें कि बालक का सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम का स्वरूप का बेहतर होना ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि बालक का इसमें भविष्य का निर्माण होता है। अगर पाठ्यक्रम का स्वरूप अच्छा नहीं होगा जिससे कि बच्चे बेहतर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकें तो इसमें बालक का उन्नति और विकास भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए पाठ्यक्रम का जो स्वरूप होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो पहला तो पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है वो लचीला होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा कठोर पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए जिससे कि बच्चों को पढ़ने में समस्या उत्पन्न हो। इसके साथ ही साथ वातावरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वातावरण भी अनुकूल होना चाहिए जिससे कि बच्चों को शिक्षा यानी कि ग्रहण करने में काफ़ी परेशानी ना हो, और जो होता है वो जीवन उपयोगी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उनके जीवन से संबंधित जीवनोपयोगी यानी कि पाठ्यक्रम जो होना चाहिए उसमें जीवन से संबंधित यानी कि लाइफ से जोड़ते हुए बच्चों को पढ़ाना। इससे बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से सीखते हैं और उनको कक्षा में इससे सीखने में भी काफ़ी आनंद आता है। और इसके साथ ही साथ पूर्व ज्ञान पर भी ये आधारित तो होना चाहिए पाठ्यक्रम। इसमें पूर्व ज्ञान पर भी बल देना चाहिए। इसके साथ ही साथ इसमें क्रियाशील सिद्धांत, ठीक है, क्रियाशीलता यानी कि बच्चे खुद चीज़ों को करके सीखें, इसे काफ़ी बेहतर और अच्छा माना जाता है। तो इसमें क्रियाशीलता के सिद्धांत पर भी महत्वपूर्ण के अनुसार होना चाहिए। उसके साथ सबसे ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि छात्रों की रुचि। अगर छात्र किसी चीज़ में रुचि नहीं लेंगे तो उनको उस चीज़ को सिखाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए छात्रों की रुचि का ध्यान रखना ये विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि छात्र की रुचि के अनुसार अगर हम किसी चीज़ को सिखाएंगे तो उस चीज़ को छात्र जो है वो और भी बेहतर तरीके से सीखेंगे। लेकिन अगर किसी चीज़ में बालक का इंटरेस्ट नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, तो उस चीज़ को हम सिखाएंगे तो बालक उसको नहीं सीखना चाहेंगे या उसका जो प्रदर्शन होगा वो भी अच्छा से नहीं हो पाएगा। और इसके साथ ही साथ है शैक्षिक उद्देश्य, यानी कि इसको उनकी शिक्षा को ग्रहण करने का उनका क्या उद्देश्य है, ये भी महत्वपूर्ण होता है कि उसका उद्देश्य पूर्व निर्धारित होना चाहिए कि आखिर वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। इसके साथ 8वां नंबर में बालक का मानसिक स्तर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बालक का मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। मान लीजिए बच्चा जो है वो क्लास 4 का है और उसे हम क्लास 6 का मैथ बनाने के लिए दे देंगे तो वो उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे और उनको करने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर क्लास 4 का ही अगर उनको हम करने के लिए मैथ सॉल्व करने के लिए देते हैं तो उसको वो आसानी से कर लेंगे। तो इसलिए बच्चे की मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, बालक का कैसा मानसिक स्तर है उसके अनुकूल। और इसके साथ ही साथ व्यक्तिगत विभिन्नता का भी इसमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सभी बालक जो होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। तो इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी ध्यान देना चाहिए और उसी के अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए। तो ये सारी कुछ पाठ्यक्रम का स्वरूप है जो होना चाहिए। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है व्यवस्थापन एवं अनुशासन। अब आइए इनको हम जानते हैं। यानी कि कक्षा और विद्यालय में अनुशासन और व्यवस्था बनाने के लिए बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। यानी कि विद्यालय में व्यवस्था और अनुशासन ये कैसी होनी चाहिए, इसके लिए जो टीचर हैं या विद्यालय के जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको बाल मनोविज्ञान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के आधार पर ही हम बच्चों को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और वैसी अनुकूल वातावरण, वैसा अनुशासन, वैसी व्यवस्था को हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ बालकों में अच्छा समायोजन हो सके इसके लिए उचित वातावरण को तैयार करना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ शरारती विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि बालकों में समायोजन का अगर उनमें लक्षण दिखाई दे रहा है तो बल्कि उनको मारना पीटना या दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको और भी प्रोत्साहित करना चाहिए अच्छे चीज़ों की ओर, ताकि वो उनका और भी वृद्धि और विकास हो सके। इसके साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान ही शिक्षक को ये बताता है कि एक व्यक्ति में किस तरीके से भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से ही हम जान पाते हैं कि किस तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नता होती है जो बच्चों में पाई जाती है। सभी बालक एक समान नहीं होते हैं, इसलिए हम सभी को एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते हैं। इनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर ही हमें व्यवस्था और अनुशासन को बनाना चाहिए। और कक्षा में
अनुशासन बनाए रखने के लिए टीचर को हमेशा रोचक चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। अगर चीज़ें रोचक होंगी या व्यवहारिक होंगी, ठीक है, अगर चीज़ें रोचक होंगी या व्यवहारिक होंगी तो इससे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में और एक टीचर को शिक्षा प्रदान करने में दोनों में काफ़ी आनंद आएगा। और कक्षा अगर आनंददायक होगी तो कक्षा में वैसे भी बच्चे अनुशासन में ही रहेंगे। लेकिन बच्चे अनुशासनहीन व्यवहार तभी करते हैं कक्षा में जब उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है, या फिर टीचर द्वारा पढ़ाई गई शैली में कुछ कमी हो तो उससे भी बच्चे ऊब जाते हैं, जिससे कि वो अनुशासनहीन व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन कक्षा अगर रोचक हो और व्यवहारिक हो तो बालक काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं। तो कक्षा का व्यवस्था और अनुशासन, इसके लिए बाल मनोविज्ञान को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है प्रयोग और अनुसंधान। इसमें क्या होता है कि जो नई नई समस्या को सुलझाने के लिए शिक्षक को स्वयं कुछ प्रयोग करते रहना चाहिए, ठीक है। इसमें शिक्षक जो है उनको कुछ प्रयोग, मनोविज्ञान में वैसे भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ शिक्षक स्वयं कुछ प्रयोग करें, चीज़ों को करके देखें कि क्या इनसे बच्चों को क्या फ़ायदा हो सकता है। बच्चों को ये चीज़ को के द्वारा अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर बहुत सारे शिक्षण विधियों का प्रयोग करके वो इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आखिर इसका उपयोग हम लोग को किस तरीके से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में करना चाहिए। वैसे भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे नए नए शोध होते हैं और उनको जांच करने के लिए शिक्षक को यानी कि इस तरह के प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ क्रियात्मक अनुसंधान भी शैक्षिक कार्यों में सुधार लाने पर काफ़ी बल देता है। तो इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान ये भी जो होता है वो बच्चों के शैक्षिक कार्य में सुधार लाने में काफ़ी महत्व देता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है कक्षा में समस्याओं का निदान और निराकरण, यानी कि अगर क्लास में कोई समस्या उत्पन्न हो जा रही है तो उसका हम किस तरीके से निदान करेंगे और किस तरीके से उसका निदान और निराकरण हम लोग कर सकते हैं। तो बालक अगर कक्षा में किस तरह की अगर कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है बाल मनोविज्ञान का सहारा लेना। अगर बाल मनोविज्ञान को हम बेहतर तरीके से समझते हैं तो हम इन समस्याओं का तुरंत निराकरण कर सकते हैं। तो इसलिए कक्षा में समायोजन के लिए बाल मनोविज्ञान को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या महत्व होता है, आइए अब हम इनको जानते हैं। पहला होता है बालक प्रधान शिक्षा, यानी कि बालक प्रधान शिक्षा में क्या होता है कि इसमें बालक को सबसे अधिक प्रधानता दी जाती है, ठीक है। इस शिक्षा में बालक को सबसे अधिक इसमें बालक को प्रधानता दी जाती है। इसमें बालक जो होता है वो सेंटर में होता है और बालक की रुचि, यानी कि बालक की किस चीज़ में रुचि है, ठीक है, बालक की किस चीज़ में रुचि है, उसकी क्षमता को ध्यान में रखकर ही बालक को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है सरल और रुचिपूर्ण, यानी कि सरल और रुचिपूर्ण तरीके से बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, यानी कि ऐसे साधन का उपयोग करना चाहिए जो सरल और रुचिकर लगे। अगर हम ऐसे साधन का उपयोग कर रहे हैं जो बच्चों को रुचिकर नहीं लग रही है या बहुत कठिन है तो उससे भी क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट लेवल जो होता है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। तो बच्चे को सिखाने के लिए हमेशा सरल चीज़ों का उपयोग करना चाहिए और रुचिकर जिसमें उसका इंटरेस्ट जागे, ऐसी चीज़ों का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है आत्माभिव्यक्ति के अवसर। इसमें क्या होता है कि बालक को स्वयं की कला, यानी कि बालक के अंदर क्या क्या कलाएं हैं उन्हें दिखाने का अवसर देना चाहिए। स्वयं की कला, बालक स्वयं की कला को समझे और अपनी स्वयं की कला को वो दिखाएं कि उनमें क्या कौशल है।
अपने कौशल को वो दिखाना, जैसे कि बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ड्राइंग काफ़ी अच्छा होता है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डांस में काफ़ी अच्छे हैं। तो इस तरीके से आत्माभिव्यक्ति के माध्यम से बच्चों की अपने कौशल, यानी कि उनके स्वयं की उनके जो कौशल हैं, उनके अंदर जो कला छिपा हुआ है, उसको दिखाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको अवसर प्रदान करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अब आइए हम आगे देखते हैं ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। हम जानते हैं कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो त्वचा, आँख, कान, नाक और जीभ, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिसके माध्यम से हम चीज़ों को करते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं, समझते हैं। और इन ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण से क्या होता है कि मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों का जो प्रशिक्षण होता है, इसके माध्यम से क्या होता है कि मस्तिष्क का विकास होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं। मान लीजिए हमारी त्वचा को कोई अगर टच करता है तो तुरंत हमारे ब्रेन में ये बात आती है कि किसी ने हमें स्पर्श किया है, तो तुरंत क्या होता है, हमें फील होता है। तो इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क जो होता है तुरंत एक्टिव हो जाता है। या आंखों से किसी चीज़ को हम देख रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम थोड़ा देर सोचेंगे कि ये चीज़ क्या है। हम जैसे ही देखें हमारे मस्तिष्क में तुरंत बात चली गई कि ये तो गुलाब का फूल है। तो इस तरीके से क्या होती है कि ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वो मस्तिष्क के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए बच्चों को ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके बच्चों को सिखाने पर काफ़ी ज़्यादा जोर देना चाहिए। इसके बाद है व्यवहारिक और सामाजिक। व्यवहारिक का मतलब ये होता है जिसमें कि वास्तविक सामग्री का उपयोग करके, ठीक है, वास्तविक सामग्री जो व्यवहारिक जीवन में वो उपयोग करते हैं, उनके माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे और भी बेहतर तरीके से सीखें। और इसके साथ ही साथ समाज में अंतःक्रिया के माध्यम से, यानी कि बच्चे समाज में अंतःक्रिया के माध्यम से किस तरीके से वो सीखते हैं, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, विद्यालय हो, वो वहाँ जाते हैं, अनेक कौशलों को सीखते हैं अंतःक्रिया के माध्यम से। तो ये भी जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बाल केंद्रित शिक्षा में। अब आइए हम आगे देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। तो बाल केंद्रित शिक्षण के कुछ सिद्धांत हैं, आइए अब हम उनको जानते हैं। तो बाल केंद्रित से कुछ सिद्धांत कुछ प्रमुख हैं, जिसमें कि पहला है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत में क्या होता है कि बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, किसी चीज़ के लिए बच्चों को प्रेरित करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इसमें, प्रेरित करना, जिसमें कि बच्चों को हम कुछ जीवनी सुना सकते हैं, महापुरुष की जीवनी के माध्यम से, कि वो उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया इस क्षेत्र में, है ना, वो काफ़ी योगदान दिए। और कुछ नाटक के माध्यम से वैज्ञानिक ने कितने सारे योगदान दिए हैं। तो ये सारी चीज़ों को बताकर भी हम बच्चों को उस कार्य के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को हम मोटिवेट कर सकते हैं ये सारी कहानियों को सुनाकर, उन्हें बताकर। तो प्रेरणा का जो सिद्धांत होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे जब अंदर से किसी चीज़ के लिए मोटिवेट होते हैं तो उस चीज़ को वो और भी बेहतर तरीके से करते हैं। तो कितने सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है, ठीक है, उसके साथ बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने कितने सारे कार्य किए हैं। तो इन सारी चीज़ों, अच्छी अच्छी बातों को बच्चों को बताकर उनको हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। इसके बाद है व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए, यानी कि बालक की इसमें रुचि, जिस चीज़ में बालक की रुचि है, बच्चे जिस चीज़ में ज़्यादा रुचि लेकर के सीखना पसंद करते हैं, उनकी रुचि को ध्यान में कर बच्चा को शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। मान लीजिए बच्चे जो हैं वो क्लास में बैठे हुए हैं और हम उन लोगों को ब्लैक बोर्ड में लिख करके दे दिए और कहें कि आप लोग इनको उतारिए, तो क्या होगा, बच्चे आराम से बैठे रहेंगे, उनको देख देख के उतारेंगे। कुछ बच्चे जो रहेंगे वो लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन हम अगर मान लीजिए बच्चों को कुछ टीचिंग मटेरियल का यूज करके कोई कार्य करने के लिए दिए, कि या ग्रुप में बच्चों को बांट दिए और कहा यह कि आप ग्रुप के माध्यम से ये कार्य करिए, या ग्रुप डिस्कशन करने के लिए कहा दिया गया, तो क्या होता है किसमें जो बच्चे जो होते हैं वो इन सारी चीज़ों में काफ़ी रुचि लेते हैं। तो इसलिए व्यक्तिगत अभिरुचि को ध्यान में रख कर के बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाना ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बच्चे जिस चीज़ में, या फिर बच्चे जिस चीज़ में ज़्यादा रुचि लेते हैं, उनको भी ध्यान में रख कर के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब आइए हम आगे देखते हैं ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। इसमें क्या होता है
कि बच्चे की ये तो उधर वाला आ गया है। अब हम आगे देखते हैं चयन का सिद्धांत। ठीक है, इसमें चयन का सिद्धांत में क्या होता है कि योग्यता के अनुरूप बालक में जितनी योग्यता है ना, बालक में जितनी योग्यता है, योग्यता के अनुरूप, ठीक है, योग्यता के अनुरूप बालक को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बालक में जितनी योग्यता है, मान लीजिए अभी मेरा इतना योग्यता नहीं है कि मैं हाई लेवल की पढ़ाई कर सकूं, और बच्चों को हम उतनी हाई लेवल की चीज़ों को बताने लगेंगे तो क्या होगा, बच्चे उसको नहीं सीख पाएंगे ना, उसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं जागेगा। तो इसमें जो अधिगम जो होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए चयन का सिद्धांत ये कहता है कि चयन योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। विषय वस्तु का चयन, यानी कि विषय वस्तु को हमेशा योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। इसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक बालक की बुद्धि लब्धि का अलग अलग होना, यानी कि बालक की बुद्धि लब्धि सभी एक बुद्धि लब्धि के नहीं होते हैं। कुछ बालक जो होते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं, लेकिन कुछ बालक जो होते हैं वो तीव्र बुद्धि के होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। तो इस तरीके से बालक की बुद्धि को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके बाद आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत में क्या होता है कि बच्चों को क्रियाशील रखकर ज्ञान प्रदान करना, जिसमें कि बच्चों को करके सीखने पर काफ़ी जोर दिया जाता है कि बच्चे करके किसी चीज़ को सीखें, क्योंकि बच्चे करके किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसको वो और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं, और वो जो चीज़ होती है उससे बालक का और भी मानसिक विकास होता है ना। अगर मान लीजिए हमें ये कह दिया जाए कि आप एक, क्या कहूँ, आप एक बीज खरीद के लाइए, उसको उसको ज़मीन में यानी कि कोड़ के उसको डालिए और उसको अंकुरित करिए। किस तरीके से वो अंकुरित हो रहा है, किस तरीके से बीज से वो पौधा बन रहा है, पौधा से किस तरीके से उसमें पत्तियाँ बनी, पत्तियाँ से किस तरीके से उसमें फूल का, फल का निर्माण हुआ। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सारी गतिविधि के माध्यम से बच्चों को हम सिखा सकते हैं कि किस तरीके से हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। तो ये करके सीखने की जो विधि होती है, इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे बच्चे की जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो काफ़ी सक्रिय होती हैं, जिससे कि बालक का जो मस्तिष्क होता है वो काफ़ी सक्रिय होता है, और इसे काफ़ी प्रभावी और दीर्घ माना जाता है। मतलब कि इसमें जो शिक्षा जो होती है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। इसके साथ ही साथ अगर किसी चीज़ को बालक खुद करके सीखते हैं तो वे चीज़ें को वो कभी भूलते नहीं हैं, हमेशा वे चीज़ें उन्हें याद रहती हैं। तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम बच्चों को जब तक हम नहीं जानेंगे और ना ही उन्हें समझेंगे तब तक उन्हें हम अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। जिसके लिए सहयोगी और मार्गदर्शन के रूप में, यानी कि शिक्षक को हमेशा सहयोगी और मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। यानी कि टीचर को हमेशा बच्चों का सहयोग करना चाहिए और बार बार उनको मार्गदर्शन करना चाहिए कि आप ऐसे कार्य को करो या इन चीज़ों को करने से आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो शिक्षक को हमेशा सहयोगी होना चाहिए और मार्गदर्शक होना चाहिए। इसके बाद है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि टीचर को हमेशा बालक के सर्वांगीण विकास करने पर ध्यान देना चाहिए। किस तरीके से हम टीचिंग मटेरियल का यूज करें या किन उपकरणों का प्रयोग करके बच्चों को हम ऐसी शिक्षा प्रदान करें ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। यानी कि इसमें क्या होता है कि बालक को ना केवल पुस्तक का ज्ञान देना है, ऐसा नहीं है कि हम कक्षा में गए और किताब उठाएं और किताब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए। बच्चों को सिर्फ पुस्तक का ज्ञान नहीं देना है, बल्कि उन्हें बाल केंद्रित शिक्षा का क्या लक्ष्य है, ठीक है, उसको उनको बताना है। बालक का सर्वांगीण विकास करना है, इस पर काफ़ी जोर देना है, ठीक है। इसके बाद है शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना शिक्षा अधूरी हो जाती है।
तो यानी कि शिक्षक का मार्गदर्शन होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर शिक्षक बच्चे को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तो वो और भी प्रगति की ओर आगे बढ़ते हैं। गुरु का स्थान वैसे भी काफ़ी ऊंचा होता है, और अगर टीचर बच्चे को मार्गदर्शन करते हैं तो बच्चे क्या हैं उस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। गुरु के बिना ज्ञान जो होता है वो अधूरा होता है। इसलिए टीचर का मार्गदर्शन करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और मान लीजिए अगर कोई विद्यालय में विद्यार्थी जो हैं वो लेट से आते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो जैसे ही लेट से आए उनको हम डांटना शुरू कर दिए या दंड दे दिए कि आप कान पकड़ के खड़ा रहिए, या छड़ी उठाकर उनको पीट दिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि उनके कारण को जानना है कि आखिर बालक ने लेट किया तो क्यों किया। कुछ वजह हो सकती है, मान लीजिए उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से लेट हुआ, या विद्यालय अधिक दूर है तो आने जाने में लेट हो गया, या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो पहले उनके कारण का पता लगाना चाहिए और उनको समझना चाहिए, ना कि किसी प्रकार का दंड का उपयोग करना चाहिए। तो एज अ टीचर हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि बालक को हम उचित शिक्षा प्रदान कर सकें। बाल केंद्रित शिक्षा का यही महत्व होता है कि बालक को हम सेंटर में रख करके किसी चीज़ को सिखाएं। बालक हमेशा सेंटर में रहेंगे, और टीचर को हमेशा एक सुविधादाता के रूप में उन्हें सुविधा प्रदान करनी है। इन सारी बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में जाना, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। उसके प्रकार क्या हैं, उसका क्या योगदान है, क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर आपने मेरी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें कि कुछ टॉपिक कवर हो चुके हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हमेशा होती रहती है। तो अगर आप मेरे क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।